हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फील लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज के इस वीडियो में अपन फिर से एक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपको मान लो रिएक्शन दी रहती है तो आप तो समझ जाते हो कि कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर उन दोनों के एजेंट। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कंपाउंड्स प्रेजेंट है और उसमें से अगर बोल रहा है कि बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग, तो इन सब बातों को अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर एलिमेंट इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ यहाँ पर एक ये जो आपको कंपाउंड दिए गए हैं या फिर जो एलिमेंट बोलना चाहो वो, ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये Z होगा या फिर S होगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग है वो, ऑक्सीडेनिंग नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको ये बताना है। अब ये निकालेंगे कैसे भाई? अगर मेरे पास रिएक्शन होती तो मैं बहुत इजीली निकाल लेता, है कि नहीं। रिएक्शन से तो अपन निकाल लेते हैं। अब इनको निकालेंगे कैसे, तो इसको मैं आपको बहुत सही से सिखाता हूँ, समझना अच्छे से। ठीक है, नोट्स निकाल के रखो। देखो, तो इसको अपन समझते हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि अपन रिएक्शन को या फिर इक्वेशन को किस तरीके से निकालते थे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलो आ जाओ बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl, यहाँ पर MnCl2 और Cl2 और वाटर बना रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो अपन इसको सबसे पहले आप कैसे निकालोगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है? ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो चलो इसको निकालते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखो MnO2 है तो ये हो जाएगा +4। निकालते आता है ऑक्सीडेशन नंबर सभी को, नहीं आता तो एक बार देख लो। ठीक है, तो MnO2 का निकाल रहा हूँ मैं, दोनों का एक में से एक एक का निकालेंगे अपन। ठीक है, तो MnO2 का निकाला हूं, तो क्योंकि मैंने Mn का सिर्फ निकाला अभी, तो X रख दूंगा मैं इसको। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है, प्लस 2 एटम है ऑक्सीजन के और -2 होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो X इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। 0 कब आता है? जब अगर कोई भी कंपाउंड के ऊपर एक भी चार्ज प्रेजेंट ना हो तो 0 हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास +4। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -2, यहाँ पर -1 +1। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे जाएगा +2 -1, ये 0, ये भी हो जाएगा आपके पास +1 -2। ये वाला भी सेम तरीके से निकलेगा। क्लोरीन का -1 होता है, 2 एटम है तो -2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा। चलो अब इसको निकालते हैं। Mn की बात करो, सबसे पहले तो देखो जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसको ही देखेंगे। ध्यान से देखना, Mn क्या चेंज हो रहा है, देखो Mn4+, यहाँ पर 2+, बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा एरो लगाने का और वापस इस तक ऐसे लेके जाने का। ठीक है, ये चेंज हो रहा है। अब O2 की बात करो, O2 चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, -2 से -2 ही है, नहीं हो रहा। हाइड्रोजन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, ये -1 है, ये +1 है। हाइड्रोजन कब से माइनस देने लगा? ठीक है, ये +1, ये -1, देखो +1 बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं, ये भी चेंज नहीं। Cl की बात करो, Cl -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ 0 है, तो मतलब इन दोनों में चेंज हो रहा है। किसमें? ये वाले क्लोरीन में और ये वाले क्लोरीन, दोनों के दोनों चेंज है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब उसका चेंज बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग वाला है या फिर रिडक्शन वाला। चलो देखते हैं। +4 से +2 जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चीजें कम हो रही हैं, और पॉजिटिव चीजें कम हो रही मतलब कि नेगेटिव बढ़ रहा है। नेगेटिव कब बढ़ता है? नेगेटिव जब बढ़ता है जब आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो। बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका हो रहा है भैया रिडक्शन। इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब कि इसने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन को दिया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लिया होगा अपने साइड, मतलब सामने वाले ने दिया तभी तो उसने लिया। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है बताओ? क्योंकि ये किसी से ले पा रहा है तो सामने वाले को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया होगा ना, उसने ले लिया तो उसने दे दिया, और दिलवा सकता है अगर तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो अब Cl की बात करते हैं। ये जरूर लिखेंगे कि क्या कैसे है ये, क्योंकि ये +4 से 2 जा रहा है +2, इसलिए ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो दूसरी बात करते हैं, आ जाओ।
अब देखते हैं Cl का। Cl में हो रहा है -1 2 0। -1 में कुछ तो प्लस करना पड़ा होगा तभी तो 0 पे आया होगा। नंबर स्केल सबने पढ़ा है, -1 में +1 करना पड़ा होगा तभी 0 आया है। प्लस कब होता है? जब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री है, दिया होगा तब जाके प्लस होगा, ठीक है। और अगर दिया है तो आपका क्या हो गया भैया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, उसने लिया है तो आपने उसका क्या करा दिया? रिडक्शन। तो आप क्या हो गए? एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो आप बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HCl। और यहाँ पर MnO2 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत इजी, मस्त लगा ना। चलो, तो ऐसे ही आपको निकालना है। सेम इसमें है केस, देखो ये वाला आप भी कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी आप बताएंगे इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ, Cu है, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सबसे पहले एक एक का एलिमेंट का मैंने बोला ही था कि मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखो, तो Cu 2+ है और O है, तो यहाँ पर 2x - 2 = 0, तो x = क्या जाएगा? +1 आएगा, ठीक है। तो ये +1 में है, ये -2 में है, ठीक। यहाँ पर देखो इसका कितना आएगा? ये भी +1 में है, ये इसका -2 है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है प्रेजेंट ये, ठीक है, किसी से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसका 0 है। Cu अकेला बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है। S की बात करो, S कितने में प्रेजेंट है? देखो ये -2 में है, ये +2 में होगा। ऑक्सीजन तो इसमें ही रहता है ना, ठीक है। ये -2 में है, ये +2 में होगा। एक बार चेक कर लो भाई अच्छे से, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान से देख लो एक बार। देखो -2 × 2 ऑक्सीजन का, तो -4 हो गया। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 हो गया, और अगर वो साइड जाएगा -2 तो वहाँ पे -4 तो कितना हो जाएगा? +4। बहुत अच्छे, ये +4 में है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई नहीं है फ्लोरीन के अलावा, तो नेगेटिव कैसे लगा? प्लस कैसे लगा दिया? माइनस आएगा ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास कितना? +4, ये हो जाएगा आपके पास +4, और ये कितना होगा? -2। क्लियर है ना? ठीक है, देखो बिल्कुल भी नहीं घबराना ना। अब ये बता दो, यहाँ पर कॉपर +1 में है और ये 0 में चला गया, तो इसने क्या करा? नेगेटिव ऐड करा होगा, ठीक है। ये आपके पास -2 में है और बहुत अच्छी तरीके से ये सब बन गए, +4 बन गए। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना। अब सर, क्योंकि हमने अगर पीछे बात करी थी, यहाँ पर हमें ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं है, कैसे निकालना है फिर? है कि नहीं? यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं है, अब कैसे बोल लूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो आओ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हर एक एलिमेंट की एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? कार्बन की, ठीक है। एक एलिमेंट का नाम होता है कार्बन, ठीक, क्लियर। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में दोनों में एम आ रहा है, इसीलिए अपन लिखते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे, ठीक है, ठीक। अब बताओ, कार्बन जो है वो कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? मैक्सिमम बताओ उसका, +4, ठीक है। तो ये शो कर सकता है +4, और लोएस्ट कहाँ तक जा सकता है? -4 तक, बिल्कुल सही, -4 तक, ठीक है, क्लियर। अब देखो, और दूसरी की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, और सेम उसकी फैमिली में फॉस्फोरस की बात कर लो। मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? ये +5, लिख दूं +5, ये भी +5, ठीक है। और ये मिनिमम कितना शो करेगा? -3, और ये भी -3, इतना ही शो करेगा, ठीक है। क्रोमियम की बात करें अगर, Cr की, मैक्सिमम कितना शो करेगा? देखो +6, मिनिमम कितना करेगा? 0, ऐसे करेगा। Mn की बात कर लो, मैग्नीज की, मैग्नीज कितना शो करेगा? +7 और मिनिमम 0, ठीक है। ऑस्मियम की बात कर लो, वो कितना शो करेगा? +8,
और मिनिमम आपका कितना करेगा बताओ, ये 0। देखो +8 करेगा कि नहीं करेगा वो आपको देखना, ठीक है, ये बता देना मुझे, बाकी ये तो ऐसे शो करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करो कितना करेगा, वो तो सर 1 ही वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करो तो जो ऑक्सीजन है वो कौन सा शो करेगा, देखो हाईएस्ट कितनी शो करेगा वो, हाईएस्ट शो करेगा वो +2 और लोएस्ट -2, ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। अब एक और बचता है, ध्यान से बताओ, Mn हो गया अपना, ये हो गया, और कोई बचा है क्या, नहीं बचा। चलो अपन आगे समझते हैं। कोई भी चीज अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रही है तो क्या और प्लस इसके हो सकते हैं, क्या और प्लस बना सकता है ये, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो अगर मैं बात कर रहा हूं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की, सी की बात कर लो, +4 पे ये प्रेजेंट है, अगर क्या ये इससे ज्यादा और ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जैसे कि C+5 कर दे या फिर C+6 कर दे, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, मतलब इस क्या कर रहा है, ये अपने आप को ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक रिड्यूसिंग एजेंट, समझे, फिर से समझो, चलो देखो फिर से समझो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब अलग तरीके से, +4 से +5 ये जाएगा ही नहीं, क्यों, इससे ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक। और अगर क्यों इस साइड वो जा नहीं सकता तो इसका पॉसिबल क्या नहीं है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या होगा, इसका होगा सर रिडक्शन, और अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा इसका, सर इसके प्लस कम होंगे, मतलब C+3 बना सकता है, C+2 बना सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर ये +3+2 बना रहा है सर, इसका मतलब क्या है ना कि इसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन तो वो सामने वाले का कराता है ऑक्सीडेशन, इसलिए वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, यहां तक आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है। चलो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसका ही समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा समझे क्या, दूसरा समझे, चलो देखो नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम मैंने समझा दिया, ठीक है। मैक्सिमम वाला हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी पूरा मैं आपको एक जरा पूरा किसी एक चीज से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से अपन कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से अभी यहां पे ध्यान दो बस, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन का मिनिमम पकड़ लो, मिनिमम मतलब कि -3, क्या ये मिनिमम से और लोएस्ट जा सकता है, ऐसे जा सकता है, नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता, मतलब ये क्या नहीं हो सकता, ध्यान सुनो, नाइट्रोजन -4 नहीं जा सकता भैया, नाइट्रोजन -5 नहीं जा सकता, और मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसका क्या नहीं हो पा रहा है, रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्लियर, रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो अब आगे आओ, मतलब सर पॉसिबल क्या है, फिर पॉसिबल है, अलग पेन से करते हैं ना, क्या नहीं, ठीक है, पॉसिबल क्या है सर, इसका नंबर कम हो सकता है, मतलब n-2 हो सकता है, n-1 हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं, ये हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि -3 से 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए वापस, तो -1 बचे, मतलब अब इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये सामने वाले को कराएगा रिड्यूस, इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब यहां पर हमको समझ में क्या क्या चीज आई, अब देखो समझ में क्या क्या है, इतना समझ में आ गया ना, समझ में हमें ये आया सर
जो भी एक एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, या फिर जो भी एक एलिमेंट वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, उसका हमेशा क्या होगा, उसको मैं हमेशा क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका हमेशा होगा क्या सर, रिडक्शन। क्लियर? ठीक है, अब इसकी बात करो। नाइट्रोजन कोई एक एलिमेंट था, कोई भी एक एलिमेंट अगर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, या फिर कोई भी एक एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसको हमेशा मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है सर? बीच में भी तो हो सकता है। अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो सबसे पहले मैं आपको बीच वाला अभी बताऊंगा। अब अपन चलते हैं उस क्वेश्चन पे और समझते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। समझते हैं, आ जाओ आगे। कहां था भाई वो? ये था K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2Cr2O7। वैसे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना बहुत लंबा जाएगा निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अपन निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, 2x -14 और ये कितना है 2 इज इक्वल टू 0। बाबा 0 क्यों? कंपाउंडर के ऊपर कोई चार्ज नहीं। 2x इज इक्वल टू 14 - 2 मतलब 12, और x का वैल्यू हो जाएगी फिर 6। तो ये क्या है 6, क्या निकाला, Cr निकाला, Cr निकाला। ठीक है, Cr का मैक्सिमम क्या हो सकता था, बताया था मैंने आपको अभी। मैक्सिमम Cr का ही +6 था। कितना था? +6 था। किसका? Cr का। तो इसके ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता, इसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा? बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो मैटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का, ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या छुपा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो जो ज्यादा बड़ा वो ऑक्सीडाइजिंग, ऐसे समझ लेना, क्योंकि पढ़ ही वही रहे हो। ठीक है, तो उसको तवज्जो देनी पड़ेगी, समझ गए? चलो अब अपन क्या, इसको तो समझ में आ गया सर। ठीक है, दूसरा HClO4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8, ये कितना है x, और ये कितना होगा h का होगा +1 इज इक्वल टू, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो Cx की वैल्यू कितनी आएगी, +7। ठीक है, और +7 क्या है, क्लोरीन का। अपन ने पिछले में एलिमेंट में लिया नहीं था, इसलिए अपन उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन, बताओ क्लोरीन और एक और फ्लोरीन, चलो फंस सकते हो ना, इसलिए फ्लोरीन। क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? +7 होगा, +7 होगा। और लोएस्ट कितना होगा सर? -1 होगा। एक ही की जरूरत होती है। फ्लोरीन का याद रखना भैया, फ्लोरीन का याद रखना, इसका हाईएस्ट भी -1 है, लोएस्ट भी -1 है। क्यों? ये तो देगा ही नहीं ना। ठीक है, तो इसको ना जोड़ें। ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट की बात ही नहीं है, जोड़े ना जोड़े वो मत जोड़ो, इसको मत गिनो। ठीक है, तो हाईएस्ट कितना है इसका? +7। ठीक है, और लोएस्ट कितना है? -1। तो चलो अपन चलते हैं वापस यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? +7 आ रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? अब बात करते हैं किसकी? HNO2 की। HNO2, आ जाओ वापस, इधर आओ। HNO2। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ बता दूंगा, है ना? इधर आ जाओ, देखो HNO2 में किसका निकालो? इसका, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन को सिर्फ नाइट्रोजन रख रहा हूँ, -4 और ये +1 इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन कितना आ गया भैया? -3, ये हो जाएगा +3, सॉरी +3 आ गया, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है। -4 +1 5 आ रहा है, सॉरी नाइट्रोजन आ रहा है आपका +5। ये क्या करा मैंने, इधर का इधर ही जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी, ऐसे आ रहा है। क्लियर है? वाह जी वाह, सही तो था, आ जाओ। ठीक है, इसका आ रहा है +3 आ रहा है, मतलब कि देखो अब एलिमेंट की बात करते हैं अपन। ये वाला एलिमेंट +3 आ रहा है, किसका? नाइट्रोजन का। ये देखो +3,
मतलब कि ये +5 और -3 के बीच में है। कैसे, नहीं समझे? चलो आ गया, देखो ये क्या है आपका +5 और -3 के बीच में है। कैसे बीच में पता है ना, नंबर लाइन तो याद होगी, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो भैया ये इसके और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है। तो बीच वाला तो पता ही नहीं था, इसलिए जो बीच वाले होते हैं वो दोनों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसीलिए जो HNO2 है, दो ये बोथ है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, ठीक है। तो अब देखो मैं बता देता हूं आपको, शॉर्टकट में लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? एलिमेंट, एलिफेंट नहीं, एलिमेंट, ये वाला एलिफेंट नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, समझते हैं, आ जाओ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमेशा क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑर्गेनिक आने वाली है, इसलिए कुछ चीज़ों को याद रखो, जैसे कि H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छे। HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMNO4 इज बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 ये लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका नाम भी शुमार है। आ जाओ आगे। अब आगे लिखते हैं दूसरा, एलिमेंट विथ लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नंबर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, समझ जाओ यार। चलो देखिए, तो इसका क्या होगा? हमेशा ये क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे क्या हो गया? NH3 PH3, ये सारे के सारे ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो यहाँ पे क्या आएगा? -3 आएगा, इसका दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है ना, इसका भी -3 आएगा। -3 मतलब कि वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। HCl की बात कर लो, HCl में क्या होगा? हाँ देखो HCl भी तो होगा, देखो आ जाओ HCl, Cl की क्या होगी? -1 आएगी ना, सही है ना, ठीक है। HCl इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं बीच वालों की, ध्यान से सुन लो। बीच वाले, ये कलर दिखेगा क्या? ये कलर नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, तो मैं कौन सा कलर चूज करूं? अलग सा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका लाइट है ना। ये हो जाएगा आपका विद इन द इमेज, ठीक है। तो रेंज के अंदर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि एलिमेंट विद इन द रेंज ऑफ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होते हैं? ये किसी के नहीं होते हैं, ये दोनों होते हैं। ये होते हैं बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि अपन ने अभी एग्जांपल देखा है वो HNO2 वाला, HNO2, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो आपके ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। ये +1 है, ये -8 है, उस साइड जाएगा +8 -1 7, सही है वो। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट का कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझना है, और अगर इक्वेशन दे दी गई है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, वो तो आपको दिखता ही है। क्लियर है? चलो अब कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है? एसिड और बेस में आपका एक आता है एन फैक्टर, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नॉर्मेलिटी पढ़ोगे तो उसके डेफिनेशन में फॉर्मूले में ही आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, समझाऊंगा मैं। चलो आ जाओ। The equivalent weight of an element is the mass which combine with or displaces 1.8 ग्राम of hydrogen, 8 ग्राम of oxygen या फिर 35.5 ग्राम of chlorine। ऐसा नहीं है कि इन सब को डिस्प्लेस करे और जो उसका मास है वही इक्विवेलेंट वेट होता है, ऐसा नहीं है। किसी एक को डिस्प्लेस करने पर जो उसका मास आ रहा है एलिमेंट का, वही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलो
पहले अपन नॉर्मली कुछ भी अल्फाबेट समझ लेते हैं, ABCD जो भी है, ठीक है। तो A, ये ग्रीन कलर कहाँ से आ गया, ये दिखेगा ही नहीं ये देखो, आ जाओ देखो, A जो है वो क्या है, मान लो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और बना लिया इसने A2AO बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये 2A है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, इसका मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से सुनो। तो मुझे जो ऑक्सीजन है अभी मुझे दिख रहा है ये 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्यों, O2 जो है O और O कंबाइन होगा, मतलब 16 और 16 32 ग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है 16 ग्राम, ठीक है। मुझे हमेशा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पे तो 32 है, लेकिन मुझे हमेशा किससे रिएक्शन करानी है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। यहां पर मान के अपन अभी चल रहे हैं कि एक आपका बहुत मन पसंदीदा एलिमेंट है जिसका नाम होता है Mg। याद होगी 10th के स्टार्टिंग में ही यही थी, ठीक है। जिसने मिलके बना दिया 2MgO बना दिया। सर बैलेंस नहीं है, हाँ भाई नहीं है, लो 2Mg हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर एक्चुअल आपको क्या दिख रहा है, पहले चैप्टर से अब मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो कि एनटी ने कहीं शायद रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, 2 × 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 16 नहीं है सर, 32 है, बिल्कुल, अच्छा बात है अगर ये आपने पकड़ लिया तो, क्योंकि 2 एटम है ना, ठीक है। तो एक एटम का 16 होता है, 2 एटम के 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, अब मैं वर्ड में लिख रहा हूं कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन फॉर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे फॉर इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है कि यहां पर हमें यह बताना है कि कितना ग्राम Mg रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। चलो निकालते हैं, x की वैल्यू निकालो। x जो है अल्टा पल्टी करना है, कुछ नहीं करना, 24 × 8 डिवाइड बाय 32, यही आएगा, ठीक है। बहुत इजी है, 8 4 4 6, ऐसा आ रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसी कुछ आएगा, ठीक है, सही है ना, ऐसा आएगा। तो जो आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg आ रहा है वो कितना आएगा, 6 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओगे कि ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, या फिर बताओ मैंने कहाँ गलत करा होगा, बताओ 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 बताओ। Mg एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, देखो ये 24 है ना, 24, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। और ये जब जाएगा 14 तो कितना आएगा, 12, बहुत अच्छे, ठीक है, 12 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में तो आ गया कैसे करना है। कुछ और एग्जाम्पल समझ लेता, ये ऑक्सीजन का हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो कैल्शियम का। कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, ठीक है। मुझे निकालना है इसका क्या, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का। अब फिर से पहले चैप्टर के हिसाब से देखो, यहां पर मुझे ये दिख रहा है एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक वेट 40, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज रिएक्टिंग विथ, यहां पे बताओ कितना है, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ऐसा ही है, ठीक है। 35.5 प्लस 35.5, 35 35 70, 0.5 71, क्लियर है। चलो अब फॉर इक्विवेलेंट वेट मुझे ये बोला गया है कि क्लोरीन जो है वो सिर्फ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर सकता है। तो ये बताओ कितना कैल्शियम होगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 40 × 35.5 डिवाइड बाय 71, ये डाल जा रहा है 2 टाइम्स, ये जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज 20, ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल अपन ने दोनों के देख लिए, ये क्लोरीन का हो गया, पिछला अपन ने किसका देखा था, ऑक्सीजन का। अब एक और दिखाता हूं, ध्यान सुनो, बहुत फेमस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है सर? सर H2 की रिएक्शन बता दो। देखो तो N2 प्लस 3H2 क्या बनाएगा? 2NH3, यही बनेगा, यही बनेगा। क्या दिख रहा है यहां बताओ? एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 7, डबल कर दो 14, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है 28 ग्राम ऑफ N2 इज रिएक्टिंग विथ 3, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा ना, ठीक है, हाइड्रोजन का होगा 2, तो 6 ग्राम ऑफ H2, यही हो रहा है 6 ग्राम ऑफ H2। लेकिन H2 इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कितने से करना चाहिए? 1 ग्राम। तो यहां पे कर दो 1 ग्राम ऑफ H2 से कितना ग्राम ऑफ X बनेगा, मतलब N2 का रिएक्ट करेगा तो X की वैल्यू निकालो। X इज इक्वल टू अल्टा पल्टी 28 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा? यही आएगा आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अगर मैं आपसे एक तरीके से ये बोलूं कि यहां पर हो क्या रहा है, देखो बहुत इजी तरीका, ये तो होगा ही कहानी। अब ये तो आप हमेशा करने बैठ जाओगे नहीं, हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही फंस जाओगे, है कि नहीं। अब ये करने तो बैठोगे नहीं, तो सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं इसको अलग एंगल से देखूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत मजेदार है यार, बहुत ईजी है, घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। टेंशन इस चैप्टर में तो मत ही लो। कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम का वैलेंसी बताओ कितनी होती है? वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। यहां पर इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है। एक काम करो, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, EW निकालने के लिए एक काम करना ध्यान से, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास लिखना, मोलर मास, एटम हो तो एटॉमिक मास लिखना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, निकाल के देखो आता है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट देखो कितना आएगा, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना होगा उसका? 40 होगा। वैलेंसी कितनी है सर? +2, सिर्फ प्लस मत लिखना, माइनस मत लिखना, ठीक है, अपने मर्जी से। यहाँ पे सिर्फ लिखोगे 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कितना आ रही है सर? 20 आ रही है। तो देखो ये और ये सेम ही है सर। नहीं, सिर्फ कैल्शियम के लिए काम करता होगा, सबके लिए काम नहीं करेगा। अरे आता देखो, इसकी बात कर लो N2 की, N2 का कितना होगा मास, एटॉमिक मास? 28, ठीक है। लेकिन इसमें आपको आयन से चलना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप अभी मत फंसो। मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, इसका मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 24, ठीक है। तो 24 सेम ग्रुप में ही है लगभग +2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 12 आ गया। इस पे भरोसा नहीं तो आपका फेवरेट NaOH, Na की बात कर लो, NaOH, NaCl, ठीक है। देखो Na का इक्विवेलेंट वेट निकालना जरा, कितना आएगा बताओ? Na का इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालूंगा तो इसका नंबर कितना होता है भाई? इसका नंबर कितना होता है? 23, 24, 25, बताओ, 11, 22, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा 22 डिवाइड बाय 1 तो यही हो जाएगा इसका सही, सेम टू सेम हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको ऐसे निकालना है, ऐसे ही आपको सब चीज़ें निकालना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास अगर वेट आपको निकालना हो तो इस तरीके से निकालोगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब वैसे NaOH बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसका और देख लो, बहुत जगह लगेगा आपको। NaOH का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब ये मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूल है ये, तो यहाँ पर इसका टोटल मॉलिक्यूल मास कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। इसका 40 ही होता है वैसे, तो निकाल लेना एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चार्ज देखोगे कि Na प्लस में होता है, OH माइनस में होता है, डिवाइड बाय 1 कर दो, प्लस हो या माइनस हो एक का ले लेना, डिवाइड बाय 1 तो जाएगा 40, यही आएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब इसको वैलेंसी भी बोला जाता है और इसको यहाँ पे एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर्मूला को हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा आपका फॉर्मूला कि EW मतलब इक्विवेलेंट वेट,
इज इक्वल टू, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टर। वैलेंसी की जगह उसको n फैक्टर बोलोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन n फैक्टर जो है वो वेरी करता है, ठीक है, एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ। तो एसिड के साथ कैसे वेरी करता है वो अपन सीखते हैं, जब तक इतना लिखो। और पहली बात तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे कहाँ करने बैठोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इतना सिर्फ फॉर्मूला लिखो, फिर अपन आगे चलते कि एन फैक्टर कैसे निकलता है। और देखो अब एसिड की बात करते हैं, इनमें एन फैक्टर थोड़ा वेरी करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो कैसे एन फैक्टर होता क्या है एसिड के लिए, सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो एन फैक्टर जो है, ओहो हाईलाइटर ध्यान से देखना, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एन फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, एन फैक्टर ये फॉर एसिड्स ये होता है, आपको ये दिख रहा है, इससे आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। देखो यहां पर अगर आपका सॉल्यूशन में से जितने H+ निकलेंगे, लिबरेट आउट होंगे, रिलीज होंगे, वही होगा आपका, जितने निकले वही होगा आपका एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल बताओ सर, HCl की बात कर रहे हैं क्या, HCl, HCl में से कितना H निकलेगा, एक H निकलेगा और एक Cl- निकलेगा, तो Cl- को छोड़ दो, जितना H निकल रहा है वही आपका एन फैक्टर होगा। तो फॉर HCl, ठीक है, तो एन फैक्टर फॉर एसिड्स, फॉर एसिड, ठीक है। एन फैक्टर जो है यहां पर इक्वल का साइन लगा लो, तो जो आपको यहां पर होगा वही डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एन फैक्टर इक्वल होंगे जितने क्या हो रहे हैं H+ आयन क्या हो रहे हैं, लिबरेट आउट हो रहे हैं, वही होगा। या फिर लिबरेट आउट की जगह पे आप H+ रिलीज लिख लें तो वो भी सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस नहीं है वैसे तो, वो लॉजिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर H2SO4 की, ठीक है, HCl का भी देखा, H2SO4 का, H2SO4 क्या कर सकता है, अगर ये चाहे तो ये क्या करेगा भाई, एक H+ निकाले और HSO4- अपने पास रख ले, ठीक है। तो इस केस में इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक ही H+ निकाल रहा है, जितना H+ उतना NF, मतलब आपका एन फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं एक और केस की, इसमें क्या हो रहा है कि H2SO4 ने कहा एक नहीं दोनों के दोनों निकाल लो, ठीक है। तो इसने क्या करा, दोनों के दोनों निकाल लिए, मतलब 2H+ निकल गए प्लस SO4 2- बन गया, मतलब कि इसका एन फैक्टर फिर क्या होगा सर, 2 होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 2 होगा। अब ये तो H2SO4 की बात थी। अब अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताओ मैक्सिमम एन फैक्टर ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो आप 2 लिख के आओगे। या फिर उसने ये पूछ लिया कि एन फैक्टर मैक्सिमम है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, आ जाओ। इक्विवेलेंट वेट फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर है ना, यहां पे एटम में नहीं आएगा, क्यों, मॉलिक्यूल है। मोलर मास कितना होता है इसका, 98 होता है वैसे तो नॉर्मली, तो 98 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, EW इज इक्वल टू या फिर EQ इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी की जगह पे अपन क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 98 ओनली। फॉर सेकंड कंडीशन जहां पर उसने 2 H+ लिबरेट आउट करे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EW या फिर EQ, जैसा लिखना, ठीक है। मैं कभी कभी EQ लिखता हूँ, कभी कभी EW लिखाता हूँ, मैं बोल दूंगा वैसे तो। EW इज इक्वल टू वैलेंस, आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, एन फैक्टर कितना आया हुआ है 2, मतलब ये हो गया 49। तो सेकंड कंडीशन के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो 49 आएगा, जब जहां पर आपका एन फैक्टर मैक्सिमम हो। याद रखना, मैक्सिमम बोले तब आप 49 लिखना, या फिर जब आपको कोई रिएक्शन दे तब लिखना, ऐसे मन से मत लिख के आना। क्लियर हो गया। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल की बात सुनो, H3PO3, H3PO3। अब ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये भी सर एक H+ देगा, H+ प्लस H2PO3 बना लेगा, मान लिया, ठीक है। तो इसका एक एन फैक्टर हो जाएगा 1। अब दूसरा में क्या होगा, 2 H+ देगा
प्लस HPO3 बना लेगा। जैसे जैसे एक चीज निकलते जा रहा है तो माइनस भी लगाते जाना भाई, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं लगाओ। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस। ठीक, अब सर मैक्सिमम अगर इसने हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे ना, यहां से 3H प्लस निकाल देंगे और PO4 को हम H से खाली करके H3PO3 माइनस कर 2 माइनस 3 माइनस कर देंगे ऐसे। तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी बात करके आए हो, क्योंकि मैंने आपसे एक बात अभी छुपा के रखी थी और आपने जल्दबाजी कर दिया, वीडियो छोड़ के चले गए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत मजेदार है। यहाँ पर जो एसिड है ना, यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का। किसका? स्ट्रक्चर का। SO4 का स्ट्रक्चर बताओ, H2SO4 का S। ठीक है, यहाँ पर O होगा, ये O होगा, ये H से जुड़ा होगा, ऐसे ही होता है ना। एक और होगा, O होगा, ये H से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ तो होता है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर होगा, ये हो गया H2SO3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर होगा, ऐसे ही कुछ होता है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसकी बात करते हैं। आपको मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी बात करो, ये जो P दिख रहा है आपको यहां पर, ये क्या है? ये OH है, ये भी OH से जुड़ा होगा। ठीक है, यहां पर अब ये जो H है ये ऐसा जुड़ा होगा तो कितने होगा? 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड हो H3PO3 ऐसा देखिए PO3, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जगह है ना अपने पास? हाँ बहुत है, बहुत पर्याप्त है। अब ध्यान सुनो, यहां पर ये वाले जो हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों इसलिए निकल पाए क्योंकि यहां पर ये जुड़े किससे थे? ऑक्सीजन से, तो एक ये निकल गया। दूसरा हाइड्रोजन भी इसलिए निकल पाया क्योंकि ये जुड़ा किससे था? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, सी का ऊपर बार मतलब कि विथ है, ठीक है, विथ ऑक्सीजन, इसलिए ये निकल गया। इधर आओ, देखो ये वाला हाइड्रोजन इसलिए निकल पाया क्योंकि ये इज कनेक्टेड या फिर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। ये भी सेम, ये वाला क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि ये भैया फास्फोरस से जुड़ा है, और जो अगर डायरेक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ ना, जैसे फास्फोरस से जुड़ा है, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकलेगा। इसलिए यहां पर क्या हुआ? ये 3 वाला नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो कभी भी H3PO3 का 3 नहीं निकलते, 3 नहीं निकलते, 2 निकलते। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा कारनामा कर दिया भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो NF1 इसमें है, NF इज इक्वल टू 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? वहां पे उसका मोलर मास डिवाइड बाय 1, मोलर मास डिवाइड बाय 2, मोलर मास डिवाइड बाय 3, गलत। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही लगा लेना, ऐसे लिखना। ठीक है, ऐसे नोट में लिखना वरना भूल जाते हो। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया? तो ये केस कौन सा था? एसिड का। अब एक और केस होता है, एक और केस होता है जिसमें आप एक एग्जांपल लेते हो HbO3 का। कौन सा? देखो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर से बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, BOH, BOH, O और H, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, ये लगा के। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब मैं, ये स्ट्रक्चर है किस चीज का सर? तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका? H3, 1 2 3, B 1 है, O 3 है, तो O3 ये। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके एन फैक्टर मैक्सिमम कितने होंगे? तो आप मुझसे बोलो, क्या बोलो कि H3BO3 का, H3BO3 में जो मैक्सिमम एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? वो होगा 3। और जितने लोगों ने ये आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर एकदम गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रीजन बैठता है। अब ध्यान से सुनना। चलो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, मैंने क्या करा कि H3BO3 को मैंने डाल दिया पानी के अंदर। ठीक है, पानी में क्या होगा सर? एक होगा H प्लस
और एक होगा OH माइनस। बिल्कुल सही चीज, कोई गलत नहीं। अब ध्यान से सुनो, प्लस का मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस का मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत सही। अब यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो B है आपका, इसके पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों होते हैं सर? क्योंकि यहां पर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, देखो B का, तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इसके पास क्या होगा? एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसलिए जब ये पानी में जाएगा तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। कैसे करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करके, क्योंकि अगर दे दिया तो, क्योंकि इसका ये तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है नहीं, तो ये देगा तो है नहीं, ये क्या करेगा? अपने आप को रखेगा, अपने अंदर रखेगा। तो ये क्या करता है? इस OH माइनस को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और बना क्या लेता है ये पता है आपको? BOH4 ऐसा, माइनस प्लस पानी का H प्लस, पानी का H प्लस, ठीक है, पानी का H प्लस। इसलिए N फैक्टर, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज जाओगे, वरना HCl का वाला तो बहुत ईजी है, अभी समझ जाओगे। चलो, इसीलिए फॉर HbO3, फॉर H3BO3, ठीक है, इसका जो N फैक्टर होता है, फैक्टर कौन सा? N फैक्टर, N फैक्टर कितना होता है भाई? वो होता है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये एक तरीके, ध्यान सुनना, मेरे वर्ड सुनना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक तरीके का एसिड है, एक तो वीक है क्योंकि H प्लस दे नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए वो वीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, वो दूसरे का H प्लस दे रहा है, इसीलिए ये क्या है आपका? मोनोबेसिक है, ठीक है, मोनो एसिडिक, मोनोबेसिक है। क्लियर आ गया? मोनो है, बस याद रखना, मोनो। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये एक तरीके का अजीब प्रकार का प्राणी है ठीक है, जो H प्लस खुद से भी नहीं देता, दूसरे से डलवाता है, ठीक है ना। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा IMP पॉइंट है। और एक चीज क्या याद रखोगे? H प्लस वो वाला निकलेगा, H प्लस वो वाला निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, H प्लस वो नहीं निकलेगा जो डायरेक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? NaNHO3 का भी सेम है, मतलब HNO3 का, NHO3 नहीं, HNO3 का भी सेम ही है, उसमें भी आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम चीज किस में होती है सर? बेस में होती है। चलो आ जाओ, बेस की बात करते हैं, आ जाओ। बेस में क्या होगा? कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर में से जितने OH निकल रहे होंगे वो N फैक्टर होगा। तो देखो, N फैक्टर की बात करते हैं, N फैक्टर एंड ट्रैक्टर फॉर बेस इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन liberating out from the solution। ये बहुत इजी है, इसमें कोई कुछ नहीं लगाना कि किससे क्या जोड़ा है, बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लिया करो तो नोट्स में अलग दिखता है, ध्यान से देखना। NaOH MgOH होल ट्वाइस, ये तो सबके फेवरेट ही हैं। AlOH होल थ्राइस, ये सारे के सारे, ये तो सबको पता ही होगा ना, ठीक है। तो इनके निकालना। चलो, NaOH का किस में टूटेगा सर? Na प्लस OH माइनस में, ऐसे डब्बा बना लेने का, क्योंकि इससे मतलब है। Mg2 प्लस OH माइनस से कितने OH माइनस? 2 OH माइनस सर। यहां पर क्या होगा? Al3 प्लस 3 OH माइनस, किससे मतलब? इससे मतलब, ठीक है। ये बैलेंस नहीं था, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। देखो ये 3 प्लस है ना, तो कहाँ से आया होगा? तो ये आपको ये 3 इधर, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये 3 इधर, इसका 1 इधर, ठीक।
तो ये 3 हो गए। तो बताओ अब n फैक्टर क्या हो गया भाई, n फैक्टर इज इक्वल टू 1, n फैक्टर इज इक्वल टू 2, n फैक्टर इज इक्वल टू 3। सर इनके निकाल क्यों रहे हो आप एसिड बेस के? दिमाग में आया क्या? एसिड बेस के निकाल क्यों रहे हो? एसिड बेस के n फैक्टर को निकालना, n फैक्टर को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वेट लगता है, और इक्विवेलेंट वेट आप बिना उससे निकाल नहीं सकते, उसमें आपको n फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा। सर इक्विवेलेंट वेट तो आप बता ही नहीं रहे हो। इक्विवेलेंट वेट फॉर NaOH कितना होगा, 40 डिवाइड बाय 1 n फैक्टर। ठीक है, MgOH इक्विवेलेंट वेट फॉर MgOH होल ट्वाइस। अब इसका मॉलिक्यूल मास निकाल लेना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m/2। ठीक है, इसमें Al इक्विवेलेंट वेट फॉर AlOH होल थ्राइस, इसका भी निकाल लेना, डिवाइड बाय 3। एल्यूमिनियम का तो पता ही होगा, ऑक्सीजन का आपका पता ही है कितना होता है, 8 होता है, 16 होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का 1, तो पुट कर दो 3, खत्म। 3 बार उससे इंटू कर देना तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेस में कोई कहानी नहीं है, एसिड में बहुत अलग कहानी है, तो उसको मत भूल जाना ये वाला। ठीक है, ठीक, इससे क्वेश्चन में बहुत बुरा फंसा सकता है वो। ठीक, और कोई क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं है जिसमें आप फंस सकते हो, इसमें फंसा सकता है। और एक इसमें ये वाला एक और होता है आपका H2PO3, ठीक है, उसमें ही फंस सकते हो। याद रखना उसमें सिर्फ एक ही H निकलेगा, बाकी के जो H हैं वो डायरेक्टली अटैच फॉस्फोरस से हैं। देखो एग्जाम मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ अलग से ही, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि एक अलग से है ना। जैसे कि P जो है वो डबल वो एक O और एक H से जुड़ा होगा, बाकी के जो H हैं वो इससे ही जुड़े हैं, ऐसे H3PO2। ठीक है, तो इसमें ही फंस सकते हो। ठीक है, ये वाले H नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेगा, ये वाला बस निकलेगा, तो एक ही H प्लस होता है, n फैक्टर 1 आएगा, बाकी के मत लगा के जाना, 3 लगा के आ जाओ वरना। ठीक है, समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है ये। तो इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये हो गया अपना। अब बात करते हैं एक सॉल्ट की। सॉल्ट में क्या होगा, दोनों भाई बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, सबका आपको निकालने आ सकता है। ये सॉल्ट की बात करते हैं, आ जाओ। सॉल्ट का कैसे निकालोगे, फिर से हाइलाइटर, सॉल्ट का कैसे निकालोगे? NaCl है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक NaCl है, ये हटाने के लिए नहीं है। NaCl ऐसा सॉल्ट सभी जानते हैं जो कि NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है। क्या करेगा ये? सर यहाँ पे ना तो ये H प्लस देगा ना ही OH माइनस देगा, लेकिन आयंस तो देगा ना, Na प्लस Cl माइनस तो देगा ये कि नहीं देगा? देगा ना, बस। ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, वो सॉल्यूशन देखना है जिसके अंदर मैं या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या तो नेगेटिव काउंट कर लो। इसका मतलब या और है, डिवाइड नहीं है, वरना पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो यहां पर n फैक्टर या तो इसका देख लो या तो इसका देख लो, दोनों सेम ही है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। CaCl2 या फिर MgCl2 कितना होगा भाई, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ये होगा। ठीक है, AlCl3 क्या होगा भाई, Al3 प्लस 3Cl माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना एक अच्छी तरीका, एक दूसरा चीज, n फैक्टर तो इसका 1 है क्योंकि दोनों सेम ही थे, नंबर एक ही है सामने। ठीक है, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है ना। कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम दे रहा है 2 प्लस, चार्ज कितना है 2 प्लस, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। सर मुझे प्लस से नहीं निकालना, नेगेटिव से निकालना है, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो ये आपके पास क्लोरीन कितना है, -1, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, -1। लेकिन सर सेम तो आ ही नहीं रहा, अरे 2 भी तो है सामने, तो 2 इंटू -1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, -1 ही, -2 ही तो होगा। और n फैक्टर में माइनस प्लस मत लिख के आना, आपका जो आएगा वो पॉजिटिव होगी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, याद रखना, वरना आपका इक्विवेलेंट वेट नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे, देख लो, अगर मैंने क्या कर दिया ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता क्या है आपका, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, जिसको कई लोग वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, वैलेंसी तब बोलो जब सिंगल एटम प्रेजेंट है, तब भी आपको चलेगा। n फैक्टर ऐसे बोला करो नॉर्मली जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन दी गई हो आपको, है ना। चलो इक्विवेलेंट वेट और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मोलर मास मान के चलते हैं आपका 40 आया, ये आ गया 40। ठीक है, मान के चलो, एग्जाम्पल है, ठीक है, माइनस आप एक काम करो, m ही मान के चलो, m।
और n फैक्टर आप इसकी तरह लेके आ गए -2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट वेट आपका ना -m हो जाएगा, -m/2 हो जाएगा। और वेट कभी माइनस में होता है क्या? वेट कभी माइनस में होता है क्या? अरे वेइंग मशीन को अगर नीचे से उठाओगे ना तब माइनस पहुंचेगा वो, नीचे से उठाओगे तो नीचे से उठाएंगे क्यों? वेट तो ऊपर से चढ़ के नापोगे ना। ठीक है, तो पॉजिटिव में ही आएगा, इसीलिए इसमें मॉड लगा दो बढ़िया, और क्या करो, मॉड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, समझ गए ना आप? बस इसको ऐसे समझो। तो ये आपको निकालना है, तो एक काम करना, नेगेटिव का काउंट करो या पॉजिटिव का काउंट करो, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। AlCl3 की बात करो तो Al 0 से +3 चला गया, ये सब चीज छोड़ो, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3+ चार्ज है, तोड़ के हमेशा देखना पड़ेगा। तो बनाओ कितना कितना आएगा, n फैक्टर = 3, खत्म। और भी देख सकते हो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये भी तो सॉल्ट ही है, Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी तो सॉल्टी है। यहां पर क्या होगा, सेम ही होगा। देखो ध्यान से देखना, n फैक्टर निकालो, इसका तोड़ना पड़ेगा। अब इसको, 2 एल्यूमिनियम है, Al3+ होता है, प्लस SO4 के ऊपर 2- होते हैं, लेकिन ये 3 प्रेजेंट है, 3 एटम है ना, 3 है, देखो 3 है ये पूरा का पूरा, इसको पकड़ो 3, ये 3 लगा, इसके पास 2 लगाया। ठीक है, n फैक्टर बताओ कितना होगा? सर इसके ऊपर जितना चार्ज है वही होगा, चार्ज कितना है सर? 3, तो यहां पर हो जाएगा 3। फिर वही बात, गलत कर दिया, क्यों? ये देखो 2 के इंटू भी तो होगा ना, ये वाला 2 का इंटू होगा, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, n फैक्टर विल बी 6। बहुत अच्छे, ये हो जाएगा फिक्स, आंसर आएगा 6। क्लियर, समझ गए? तो यहां पर ये था आपका कौन सा, ये है आपके एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स का। अब जो मेन डिफिकल्टी आती है वो आती है जब आपको मिल जाए रिडॉक्स रिएक्शंस, तब आपको n फैक्टर निकालने में दिक्कत आती है, वो अपन पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? चलो इतना लिखो, ये आपके 2 चीज़, टोटल 3 चीज़ में ना। चलो अब n फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन इस आगे वाली जो वीडियो है उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस वगैरह आपको पूछे जाएंगे कि अगर आपको मान लो कि एक जो एलिमेंट है पूरे रिएक्शन में वो रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, 2 एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, एक रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, लेकिन वो सेम ही तो शो कर रहा है। ठीक है, दूसरी साइड पर जाके भी सेम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, चार्ज उसका सेम है, तो क्या होगा। तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो आपका लंबा खिंच जाएगा, और मुझे पता है आप लोग ज़्यादा देर तक तो टिकते हो नहीं। ठीक है, इसलिए अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्नोहा फ्री पर बेस्ट, जहाँ याद रखना प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आगे, बाय बाय।